नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर और जनरल यानी इतिहास के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपका जो है वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि आज का जो विषय है हमारा बंगाल के गवर्नर और जनरल, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के सेक्शन की ओर से ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इसे कंप्लीटली वॉच करते हो तो ये आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बंगाल के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ने से पहले हम जानेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल जो आपका जो है मध्य इतिहास काल में या फिर मध्य इतिहास के अंदर जो है या फिर मध्य काल में काफ़ी ज़्यादा संपन्नशाली और प्रमुख एक प्रांत था। तो अगर हम बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल जो था ये मुग़ल काल में, ये जो बंगाल था ये मुग़ल काल में स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत था दोस्तों। ठीक है, मुग़ल काल में स्वतंत्र होने वाला पहला जो प्रांत है वो कौन सा था? बंगाल। और इसी के साथ मुग़ल एम्पायर के काल में स्वतंत्र होने वाला पहला जो प्रांत था वो बंगाल था। और इसी तरीके से पहला ही वो प्रांत था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार ने जिसके ऊपर सबसे पहले अधिकार किया वो भी कौन सा था दोस्तों? बंगाल ही था। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब का जो शासनकाल चला था वो 1707 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को जो है बंगाल का नवाब बनता है और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करता है। कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसके अलावा आपका 1717 में जब मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर का शासन था तो ऐसे समय में बंगाल की राजधानी ढाका से बदल करके जो है वो कहाँ बनाई जाती है दोस्तों? मुर्शिदाबाद बनाई जाती है। यानी इससे पहले जो है मुग़ल काल में बंगाल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ढाका थी। ठीक है, और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1717 में जो बंगाल की जो राजधानी है वो ढाका से बदलकर स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद स्थापित की जाती है। ठीक है, इसके चलते आगे सन 1756 में बंगाल का जो नवाब है वो सिराजुद्दौला बनता है। ठीक है, 1756 में बंगाल का जो नवाब है वो कौन बनता है दोस्तों? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। और इसी कारण से लगातार जो ब्रिटिश सरकार का या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार जो है बंगाल पर जो है हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता गया। और इसी कारण से दोनों के बीच में क्या है? विवाद होना शुरू हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और विवाद का मुख्य कारण था 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा कंपनी को दिया गया आपका व्यापार करने का निःशुल्क जो फरमान है वो बंगाल के अंदर जारी किया गया था। तो इसका अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। यानी कंपनी का जो व्यापार है वो बंगाल में बिना किसी टैक्स और बिना किसी आपके जो कर के वो बिल्कुल निःशुल्क किया जाता था, जिसका कि अंग्रेजों ने व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए क्या है आपका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। और इसी कारण से बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सरकार के बीच में लगातार तनाव बढ़ता गया। इसी हस्तक्षेप के कारण सिराजुद्दौला ने, जो कि बंगाल का नवाब था, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम जो किला था वहाँ पर क्या है आक्रमण कर दिया। और जो कि आपका कहाँ पर है? कलकत्ता में। ठीक है, वहाँ पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों को यहाँ पर क्या है काफ़ी ज़्यादा इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और अंग्रेज़ जो है इस किले से भाग करके उन्होंने फुल्टा द्वीप में शरण ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को जो है कलकत्ता से जो है हटा करके कलकत्ता को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया। किसके द्वारा? नवाब के द्वारा। ठीक है, फोर्ट विलियम का जो क्षेत्र था। इसी दौरान, इस आक्रमण के दौरान ही इतिहास में एक घटना आती है दोस्तों, ब्लैक हॉल की घटना। ठीक है, काल कोठरी की घटना, जो कब हुई थी? 20 जून 1756 को। ये जो घटना थी यही आगे प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण भी था। ठीक है, तो काल कोठरी की जो घटना थी दोस्तों ये कब होती है? 20 जून 1756 को। ये काल कोठरी की घटना क्या थी? तो इस घटना में 146 अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, इस घटना में जब उन्होंने कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया था तो कलकत्ता के
आक्रमण के समय लगभग 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया था और जून की भयंकर गर्मी के कारण और दम घुटने के कारण एक काल कोठरी में 146 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें से कि 123 जो व्यक्ति है वो मारे जाते हैं, ठीक है, और केवल 23 जो लोग हैं वो जिंदा बचते हैं, जैसे इतिहास में काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की जो घटना है दोस्तों, इसका वर्णन किसने किया था? हॉलवेल ने स्वयं किया था, क्योंकि इन 23 बचे हुए आदमियों में हॉलवेल भी एक शामिल था, ठीक है। और इसी कारण से आपका जो है इसे इतिहास में काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और इस प्रकार की घटना होने के कारण जो अंग्रेज़ों और नवाब के बीच में फिर दोबारा तनाव जो है वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसी कारण से सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों से उसे मुक्त किया, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का जो नाम है वो बदल कर अलीनगर रख दिया था, ठीक है। और अलीनगर का जो सूबेदार है या अलीनगर का जो गवर्नर है वो किसे नियुक्त कर दिया? मानिक चंद को नियुक्त कर दिया, ठीक है। और इसी मानिक चंद ने आगे जा करके आगे जो है अंग्रेज़ों के साथ एक गुप्त समझौता करके बंगाल की जो दीवानी है, बंगाल का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को पुनः सौंप दिया था। और इसी कारण से लगातार अंग्रेज़ों और किसके बीच में, नवाब के बीच में तनाव बढ़ता गया और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो है दोनों के बीच में होना आवश्यक हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? 23 जून सन 1757 को। किसके बीच में हुआ था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से जो बंगाल का जो गवर्नर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में जो है आपका युद्ध होता है। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में साधारणतया से या फिर आपका धोखाधड़ी करके क्या है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और इसी कारण से अंग्रेज़ों ने अगला जो बंगाल का नवाब है वो किसे बनाया? वो मीर जाफ़र को बनाया था, ठीक है। इसी तरीके से मीर जाफ़र को पद से फिर आपका जो है इसके बाद इसे पद से हटा दिया। मीर जाफ़र को कुछ समय बाद जो है पद से हटा दिया, क्योंकि जो मीर जाफ़र है और अंग्रेज़ों की जो बढ़ती जो मांगे हैं, कभी धन या फिर कभी आपका जो है क्षेत्रों की मांग या फिर विभिन्न प्रकार के आपके लगान की मांग या विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं वो लगातार अंग्रेज़ों की बढ़ती गई। और इसी जिसको पूरा करने में मीर जाफ़र जो है वो आपका खरा नहीं उतर पाता है। और इसी कारण से मीर जाफ़र को पद से हटा करके दोबारा से जो है अलग से जो शासक है वो नया जो नवाब है किसे बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब जो मीर कासिम था दोस्तों, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर दी। तो ये भी आपने ध्यान रखना, जिस तरीके से अंग्रेज़ क्या चाहते थे, अंग्रेज़ों की दृष्टि में मीर कासिम को वो एक कठपुतली शासक बनाना चाहते थे, परंतु मीर कासिम जो था उसने अपने प्रशासनिक ढांचे पर जो है बंगाल के प्रशासन ढांचे पर अपना जो है काफ़ी ध्यान दिया। और इसीलिए उसने ऐसे जगह को अपनी राजधानी बनाई जो कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से काफ़ी दूर थी। तो इसलिए उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी हटा करके कहाँ बना दी? मुंगेर बना दी थी, ठीक है। और इसी के साथ जो है अपनी सेना को आपका जो है यूरोपीय प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया, जिसको जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था। और इसी कारण से इन्होंने मीर कासिम को आपका जो है जितने भी मीर कासिम के द्वारा या फिर इससे पहले बंगाल में जितने भी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त थे उन सभी अधिकारों को, व्यापारिक अधिकारों को मीर कासिम ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसी कारण से मीर कासिम को दोबारा से पद से हटा करके आपका जो है इन सभी कारणों के ये सभी कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम को पुनः पद से हटा दिया और इसके स्थान पर दोबारा से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लगातार नवाब बंगाल में बदलते रहे और अंग्रेजों ने एक के बाद एक नवाब बदलने वहाँ पर शुरू कर दिए। इसी के बाद जब मीर कासिम को पद से हटाया गया और पुनः मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया, इसी कारण से आपका जो मीर कासिम है वो मीर कासिम प्लस अंग्रेज़ों के बीच में लगातार फिर विवाद बढ़ता गया। और इसी समय जो मीर कासिम था ये आपका बंगाल से भागकर जो है वो अवध आ पहुँचता है। और उसी समय अवध में जो आपका अवध का शासक था शुजाउद्दौला, और इसी समय जो अवध के अंदर मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय, वो भी क्या है आपका एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। और इसी कारण से तीनों की सेनाओं ने आपका जो है अंग्रेजों से बदला लेने का निर्णय किया। एक तरफ से बंगाल का आपका जो एक्स जो नवाब था मीर कासिम, दूसरी तरफ से अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरी तरफ से आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या है इन तीनों की सेनाओं ने, संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों से
आपका जो है अंग्रेज़ों से अपना बदला लेने का निश्चय किया। इसी कारण से तीनों की सेनाएं 1764 में बक्सर नामक स्थान पर पहुंचती है, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ से आपका जो है अंग्रेजी सेना आपकी जो है खड़ी थी। इसी कारण से लगातार जो है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ जो है अंग्रेज़ों ने गुप्त संधि स्थापित कर ली, ठीक है, जिसमें और इसके कारण जो है जैसे ही बक्सर का युद्ध शुरू होता है तो इसी कारण से आपका जो शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे ये युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाते हैं और इसमें जो मीर कासिम को बड़ी आसानी से अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया। और इसके चलते आगे शुजाउद्दौला और आपका जो शाह आलम द्वितीय उसके साथ संधि करने के कारण ये आपका जो है मीर कासिम को फिर दोबारा से इसमें जो है धोखे से अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया। और इसी के चलते सन 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया, यानी बंगाल में एक तरफ से नवाब का शासन चल रहा था और दूसरी तरफ से आपका जो है अंग्रेज़ों ने इनडायरेक्टली रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जब बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया जाता है तो इसी के चलते आगे जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन बना दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। जो गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है वो 2 बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। पहली बार 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से लेकर 1767 तक। तो इसने केवल 2 बार जो है वो बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया। और इन 2 टाइम पीरियड में इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसमें इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। दूसरा इसने युद्ध किया था आपका 1759 के बीच में बेदरा की लड़ाई, जिसमें कि इसने फ्रांसीसी शक्ति को दमन किया था। और तीसरा इलाहाबाद की संधि जो सन 1765 में हुई थी और इसी के तहत जो है 1764 का बक्सर का युद्ध खत्म हुआ था। और 1765 में बंगाल में द्वैत शासन ये भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्य थे बंगाल के अंदर, ठीक है। और इसी के चलते 1772 में अगला जो बंगाल का गवर्नर बनकर आया वो आया वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये अंतिम गवर्नर था कहाँ का? बंगाल का, ठीक है। 1772 से लेके ये जो है लगभग आपका 1785 तक जो है इस पद पर रहा, ठीक है। इसके भी दोस्तों हम 2 टाइम पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो इसका टाइम पीरियड है 1772 से लेके 1773 तक, 1773 तक, ठीक है। और 1773 से फिर आपका अगला जो है वो 85 तक, क्लियर। तो पहला आपका 1772 से लेकर 1773 तक जो है ये गवर्नर के रूप में आया और 1773 से लेकर जो है 1785 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था, ठीक है। तो ध्यान रखें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो किसके टाइम पीरियड में पारित हुआ था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में पारित हुआ था, ठीक है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित था दोस्तों? ये कंपनी प्रशासन में सुधार से संबंधित था। कंपनी के जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुके थे और इसी करप्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसी के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और इसी के चलते आगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कब आपका 1773 से लेके 1785 तक इस पद पर ये गवर्नर जनरल के पद पर ये रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा जब आपका गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो आपने ध्यान रखना है 1773 से लेके ये 1785 तक इस पद पर रहता है। सबसे पहले इसके टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला था दोस्तों 1772 में जो आपका द्वैत शासन है बंगाल से वो समाप्त किया गया, ठीक है। जबकि इसको लागू कब किया गया था? सन 1765 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और ख़त्म कब हुआ था दोस्तों द्वैत शासन? 1772 में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समापन किया गया। 1774 में, ठीक है, 1774 में कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाई गई, ठीक है। कलकत्ता को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी दोस्तों? तो वो बनाई गई थी 1774 को, ठीक है।
और जो है इसके साथ आपका जो है कलकत्ता भारत का पहला जो है प्रेसिडेंसी नगर भी इसी समय बनता है। और अगर हम भारत के बारे में राजधानी की बात करें तो 1912 में कोलकाता को भारत की राजधानी जो है लगभग 1912 तक ये रही थी। और 1912 में राजधानी कहाँ बनी थी? वो दिल्ली बनी थी दोस्तों। कहाँ बनी थी? दिल्ली राजधानी बनी थी। यानी 1912 तक जो है 1974 से लेके 1912 तक भारत की राजधानी कहाँ रही? दिल्ली रही थी। ठीक है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है। कौन थे दोस्तों? एलिजा इम्पे। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है कि सुप्रीम कोर्ट आपका जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, केवल मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट की बात नहीं। आगे इसी सुप्रीम कोर्ट को आगे हाई कोर्ट में बदल दिया गया था सन 1862 के अंदर। ठीक है। इसके बाद 1781 की अगर हम बात करें तो 1781 में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। और शिक्षा के संदर्भ में भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने शिक्षा को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ठीक है। इसी के चलते आगे सन 1782 में जॉनथन डंकन के नेतृत्व में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और सन 1784 में विलियम जोन्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? विलियम जोन्स के नेतृत्व में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को गठित किया गया था दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध था जो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में लागू किया गया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसके अंदर जो आपके विभिन्न प्रकार के जो दोष थे उन दोषों को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में लागू किया गया था। तो इसके अलावा ये हमने बात करी पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ठीक है। इसके समय में जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसके समय में अन्य महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसा फर्स्ट रोहिल्ला युद्ध, ये भी इसके टाइम पीरियड में हुआ था। पहला जो रोहिल्ला युद्ध है ये भी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यानी पहला अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1775 से लेके 1785 तक चला था, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय आपका जो अंग्रेज मैसूर युद्ध है 1780 से लेकर 1784 के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि मंगलोर की संधि जो सन 1784 में आपकी हुई थी, इसके तहत क्या युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल शासक को मिलने वाली 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन जो आपकी मिलती थी उसको भी क्या कर दिया? समाप्त किया गया। और इसी समय में भू राजस्व बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। तो ये हमने बात करा दोस्तों किसके बारे में? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हमने आपकी बात करी है। इसके बाद अगला जो गवर्नर आया बंगाल का, वो था दोस्तों कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये आने वाला जो गवर्नर था बंगाल का, जो इसने जो शासन किया गवर्नर के रूप में, बंगाल के गवर्नर के रूप में 1786 से लेके 1792 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, बंगाल का केवल ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से लेके 92 तक। इसके समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, यानी तीसरा जो है एंग्लो मैसूर युद्ध, ये 1989 से नहीं दोस्तों 1789 से लेके 92 तक ये युद्ध चला था। ठीक है। 1789 से लेके 1792 तक ये युद्ध चला था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई थी, ठीक है, टीपू सुल्तान और आपका जो है अंग्रेजों के बीच में, और इस संधि के तहत जो है ये युद्ध आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसी के समय में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया, यानी परमानेंट सेटलमेंट क्या था दोस्तों? इसके तहत बंगाल के आपका जो है जमींदारों को या बंगाल के किसानों और मजदूरों को या फिर बंगाल के आपके जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया था। और साथ में इस अधिनियम के तहत जो है वहाँ के जो जमींदार है अपनी भूमि को बेच सकते थे, खरीद सकते थे,
उसका रिकॉर्ड अपने पास रख सकते थे। और यहाँ इनके ऊपर जो है यहाँ पर फिक्स टाइप से जो है वो टैक्स लगाया गया था, यानी परमानेंट उसको कर दिया गया था कि उसको 1 साल के अंदर इतना टैक्स देना है। तो ये आपका जो लगान है उनके ऊपर फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, जिससे कि अंग्रेजों को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ और भारतीय किसानों को भी, काफ़ी बंगाल के किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था। इसके कुछ दोष भी हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई नुकसान अवश्य होता है, ठीक है। तो इसी के साथ इसके कुछ आलोचनाएं भी हुई है, आगे जाके ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। जितना ये आपका जो है अच्छा था, उतना ही इसमें कुछ ना कुछ आपके जो है कमियां भी थी, और इसीलिए लगातार आगे जो है लगातार नहीं चल पाया था, ठीक है। इसके अलावा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में कॉर्नवालिस कोड को स्थापित किया गया था इसके द्वारा, जिसके तहत शक्तियों का पृथक्करण किया गया था, यानी फौजदारी और आपकी जो दीवानी जो शक्तियां हैं उसको आपका जो है विभाजित यहाँ पर किया गया था कॉर्नवालिस कोड के द्वारा। और इसने आपका सबसे पहले इसने अपने टाइम पीरियड में जो पुलिस स्टेशन है, यानी आपका जो जनरक्षक या फिर पुलिस स्टेशनों को या फिर पुलिस विभाग का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसी कारण से इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा और नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो नागरिक से या लोगों के आपके जो है नागरिक सेवा या फिर आपके जो प्रशासनिक सेवा प्लस पुलिस विभाग का निर्माण, कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की थी इसने, और स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के टाइम पीरियड में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो समाप्त हुआ था। और इसी तरीके से हमने बात करी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपना रिएक्शन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप जो है किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन से एग्ज़ाम की जो है इस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए। और अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल है तो भी आप बता दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपका जो है लिखकर सेंड कर दीजिएगा। हम उस डाउट को जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश इसके अंदर करेंगे। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल आया दोस्तों, वो था आपका सर जॉन शोर। कौन था? सर जॉन शोर। 1793 से लेकर 1798 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। 1793 का चार्टर एक्ट इसके समय में पारित किया गया था दोस्तों, और इसने तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। यानी राजाओं, देशी रियासतों और कंपनी के बीच का इसने मार्ग अपनाया था। कंपनी के बीच और देशी रियासतों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के इसने क्या है, मध्यस्थता की नीति को आपका फॉलो किया था, और इसी कारण से इसे तटस्थता या अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल आया दोस्तों बंगाल का, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेके 1805 तक, 1798 से लेके 1805 तक। तो इसकी टाइम पीरियड में होने वाला प्रमुख घटना थी फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, जो 1799 के अंदर हुआ। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये अंग्रेजों और आपका जो हैदर अली का जो पुत्र था और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है दोस्तों वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान, जिसे बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता है, हैदर अली का पुत्र था। फ्रांसीसी क्रांति का जो है आपका इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो टीपू सुल्तान था उसके द्वारा ये भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने रॉकेट का प्रयोग किया था युद्ध के अंदर, ठीक है। तो रॉकेट के माध्यम से जिसने युद्ध लड़ा था, और इसने नेवी को भी, अपनी नौसेना को भी शक्तिशाली सुसंगठित किया था। और इसने पश्चिमी प्रशिक्षण से अपनी सेना को पश्चिमी जो प्रशिक्षण है वो अपनी सेना को दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी कारण से टीपू सुल्तान का जो आपका जो साम्राज्य था, यानी आपका जो मैसूर था, ये मैसूर क्या है, बडियार वंश के वंशज को आपका जो है अंग्रेजों ने प्रदान किया, और राजा कर्णदेव को जो है वहाँ का शासक बनाया जाता है, जिसके साथ की अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? सहायक संधि के लिए ही ये जाना जाता है, ठीक है, जो 1798 में हुई थी। सहायक संधि के बारे में अगर बात करें तो सहायक संधि को अपनाने वाली पहली जो देशी रियासत थी भारतीय, वो थी हैदराबाद, जिसने सन 1798 को
सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इसी कारण से अप्रत्यक्ष रूप से हैदराबाद और अन्य रियासत मैसूर जैसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसके टाइम पर में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं सबसे सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर 1805 तक चला था। इसके अलावा बसीन की संधि इसके टाइम पीरियड में हुई थी सन 1802 में और इसके कारण इसी के टाइम पीरियड में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसको गठित किया गया था और लॉर्ड जो वेलेस्ली था ये खुद को बंगाल का शेर कहता था, यानी स्वयं को ये क्या कहलाता था दोस्तों, शेर ए बंगाल। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में अगर बात करें तो एक सहायक संधि क्या थी, ये जो भी देशी रियासत का राजा सहायक संधि को हस्ताक्षर करता था उसे अपने साम्राज्य में एक अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था और उस सेना का खर्चा वो राजा स्वयं उठाता था और इसके साथ ही अंग्रेजों का एक रेजिडेंट वो अपने दरबार में रखेगा जो कि आपका क्या करेगा, राजा को प्रशासन करने के लिए या शासन करने के लिए परामर्श देगा। जो भी राजा सहायक संधि को स्वीकार करेगा वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना ना तो किसी से युद्ध कर सकता था और ना ही किसी से संधि। ठीक है, और इस प्रकार की भविष्य में तीसरा यदि कोई व्यक्ति उस राजा के ऊपर आक्रमण करता था तो ऐसे समय में जो अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजों की जो सेना की टुकड़ी है वो उस राजा की सहायता करती थी और इसी कारण से आप उसी को क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसी को कहा जाता है सहायक संधि। ठीक है, तो इतिहास में उसे सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी 1798 के अंदर। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल आता है बंगाल का वो था सर जॉर्ज बार्लो। कौन था दोस्तों, सर जॉर्ज बार्लो। तो जॉर्ज बार्लो की अगर बात करें तो 1805 से लेकर 1807 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी 1806 का बेल्लोर विद्रोह, जो एक सैनिक विद्रोह था, जो एक क्या था, सैनिक विद्रोह था। हालांकि सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह भारत में सन 1857 की क्रांति मानी जाती है। ठीक है, जिसे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा है बीडी सावरकर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, परंतु उससे पहले 1857 से पहले यदि सैन्य विद्रोह के बारे में बात करें तो था 1806 का बेल्लोर विद्रोह। ठीक है, जिसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, वेशभूषा ना बदलने के लिए भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया आपका जो है आंदोलन या फिर किया गया जो विद्रोह है वो कंपनी के खिलाफ। तो ये था आपका बेल्लोर विद्रोह। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय सैनिक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में भर्ती थे जो कि अपनी वेशभूषा बदलना नहीं चाहते थे, जैसे कान में बाली पहनना या फिर आपका जो है तिलक लगाना या फिर अन्य प्रकार की वेशभूषा वो नहीं बदलना चाहते थे। जबकि आपका जो भारतीय संस्कृति में इन आपके जो जनजातीय लोगों की संस्कृति में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो हस्तक्षेप करने के कारण इन लोगों ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो कि इतिहास में बेल्लोर विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1806 की यह घटना थी। ठीक है, इसके बाद 1807 में जो सर जॉर्ज बार्लो ने भारत में दास प्रथा और दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि मुगल शासक अकबर ने भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास किया था सन 1563 और 64 के बीच में। ठीक है, परंतु कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था बंगाल का जिसने आपका जो है दास व्यापार और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है महत्वपूर्ण आपका जो है प्रयास किया था, तो वो था दोस्तों आपका कौन सा, सर जॉर्ज बार्लो। तो ये तो हमने बात की जो सर जॉर्ज बार्लो के बारे में। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। कौन आता है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। सन 1807 से लेकर 1813 तक ये एक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो इसके टाइम पीरियड में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना 1809 की अमृतसर की संधि। 1809 की अमृतसर की संधि, अमृतसर की जो संधि है महाराजा रणजीत सिंह जिसने कि आपका जो आपका सिख साम्राज्य के ये आपके संस्थापक भी माने जाते हैं। और सिख साम्राज्य की अगर हम बात करें तो सिख साम्राज्य के बारे में इन्होंने सिख साम्राज्य को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रसारित किया था। और इनकी जो राजधानी थी महाराजा रणजीत सिंह की वो थी आपकी लाहौर। कहाँ पर थी दोस्तों, लाहौर। ठीक है, जैसे ही 1839 में इनका देहांत हो जाता है, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेजों ने एक के बाद एक जो है वो पंजाब के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना शुरू कर दिया था। और इसी कारण से आगे चल के आपको जो पंजाब को, संपूर्ण पंजाब को जो है सेकंड एंग्लो आपका जो सिख युद्ध के बाद जो है वो आपका पंजाब को, संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें एक तरफ से महाराजा
रणजीत सिंह ने पार्टिसिपेट किया और दूसरी तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ जो आपके थे उनको इस संधि करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो ये थी आपकी अमृतसर की संधि। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, इसी के टाइम पीरियड में पारित किया गया था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पीरियड में पारित किया गया था। तो ये हमने बात करी लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल बनकर आया बंगाल का वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन था दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक था वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, और ये हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में 1813 से लेकर 1823 तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा। इसके टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में फर्स्ट एंग्लो गोरखा युद्ध जो 1814 से लेकर 1816 तक चला, इसको प्रथम एंग्लो आपका जो है नेपाल युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जो गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और ये 1814 से लेकर 1816 तक चला था, और ये 28 नवंबर 1816 को सुगोली की संधि के तहत क्या हो गया था, ये युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था सन 1818 में। कब हुआ था दोस्तों? 1818 में, और इसी के द्वारा 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम या फिर जिसे दूसरे शब्दों में टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट जो है लागू किया गया था 1822 में। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था दोस्तों, लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म करने से संबंधित था ये। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। इसके बाद अगर हम अगले जो गवर्नर जनरल की बात करें तो था दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था दोस्तों? लॉर्ड एमहर्स्ट। ये आपका जो है गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहा? 1823 से लेकर 1828 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध। फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध, म्यांमार, यानी जो आपका म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। तो ये यहाँ पर जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 तो अब 1826 तक। ठीक है, जो कि 1826 में यंदावू की संधि के तहत समाप्त हो गया था, और इसी कारण से बर्मा और अन्य क्षेत्रों पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। और ये लॉर्ड एमहर्स्ट जो था ये शिमला आने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, शिमला आने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसी के बाद अगर हम बात करें आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये 1828 से लेके 1835 तक, 1828 से लेके 1835 तक है, ये आपका जो है गवर्नर जनरल और गवर्नर के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। तो इनके भी हम दो टाइम पीरियड पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि पहला टाइम पीरियड इनका 1828 से लेकर 1833 तक था, और दूसरा टाइम पीरियड क्या था? 1833 से लेकर 1835 तक। जो पहला टाइम पीरियड है इनका, ये है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो है भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, इंडिया का गवर्नर आपका जो है जनरल, और ये था आपका फर्स्ट टाइम पीरियड बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, जो आपका कब से कब तक था? 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, और इसकी टाइम पीरियड में 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो पारित किया गया था, और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो किस एक अधिनियम के तहत इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, या फिर आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और इसके बाद जो है जब ये अधिनियम पारित हुआ तो इसी के बाद इस अधिनियम के तहत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, और कब से कब तक बने दोस्तों? 1833 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये आपके जो है बनकर आते हैं। तो इसके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण घटना थी कि 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, सती जो प्रथा थी, समाज को खोखला करने वाली जो आपकी जो समाज को खोखला करने वाली जो एक प्रथा थी समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर सती प्रथा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इस कुप्रथा को खत्म करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया था और इसके विरुद्ध जो है आपका कानून बनाया था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो ये शिक्षा के सुधार से संबंधित आपके जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनको एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया शिक्षा को सुधार करने के संदर्भ में। इन्होंने सबसे पहले जो है 1833 में
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखें, कलकत्ता में पहली बार मेडिकल कॉलेज को कब स्थापित किया गया था? 1833 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने ही, आपका जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इन्होंने ही लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर 1835 में भारत में जो है अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया था। लॉर्ड मैकाले जो था, ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले मिंटो जो रिपोर्ट थी उसमें क्या बोला गया था दोस्तों कि भारत में शिक्षा का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। जबकि हालांकि भारत में शिक्षा का मीडियम क्या था? फारसी था, अरबी था, हिंदी था और अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा आपकी दी जाती थी। और मैकाले मिंटो की रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि भारत में जो शिक्षा की नीति है वो शिक्षा का जो माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश को लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड जो आपके गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने भारत में शिक्षा का जो माध्यम है 1835 में किसको बना दिया? इंग्लिश भाषा को बना दिया, ताकि भारत जो है यूरोपीय आपकी जो संस्कृति है उसके संपर्क में आ सके। और भारतीय जो है भारतीयों को जो है आपका जो है जितने भी भारत के अंदर जो, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जो प्रमुख भाषा थी वो इंग्लिश थी। और इसी कारण से उनकी अपनी बातों को समझने के लिए या फिर अपनी विचार को समझने के लिए या फिर उनकी भारतीयों की बात को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए भारत में उन्होंने इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया। साथ में अपनी जो है पश्चिमी जो कल्चर है उसको संपर्क स्थापित करने के लिए और आपका जो है अन्य प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने इसको क्या है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की कोशिश यहाँ पर की थी, ठीक है। कब? आपका 1835 के अंदर। इसके अलावा 1830 की अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने कर्नल सलीमेन को नियुक्त करके भारत में ठगी प्रथा और आपका जो कन्या बलि और साथ में बालिका हत्या जो प्रथा है, इन सभी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने दोस्तों आज बात करी है किसके बारे में? बंगाल के गवर्नर और आपके गवर्नर जनरल के बारे में। तो आज हमने टोटल बात करी है बंगाल के जितने भी गवर्नर थे और बंगाल के जितने भी गवर्नर जनरल थे, और साथ में हमने भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बारे में भी बात की है। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। इससे पहले हमने बात करी है केवल बंगाल के गवर्नर और जनरल के बारे में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जितने भी गवर्नर जनरल और उनकी टाइम पीरियड में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, उन तमाम चीज़ों को हम जो है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वायसराय, और उसी के साथ हम टोटल जो है मॉडर्न हिस्ट्री उसको कंक्लूड करके चलेंगे। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए होने वाली है। खासकर हिमाचल प्रदेश का जो टीजीटी कमीशन है, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन और आपके टेट के जो जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम है, मेडिकल टेट है, नॉन मेडिकल टेट है या फिर टीजीटी आर्ट्स का जो टेट है या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूबल होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।